आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन। +2 का चैप्टर है और एक अच्छा चैप्टर है। कंसंट्रेशन टर्म्स, वेपर प्रेशर, बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए हमें मिलेगा और नो डाउट ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो इफ़ वी टॉक अबाउट इन द नॉर्मल लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डे टू डे लाइफ, हम किसी भी प्योर सब्सटेंस से बहुत कम ही, रेयरली मिल पाते हैं। चाहे हम कुछ भी सामान यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम पानी पीते हैं तो वो पानी भी प्योर फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर भी डिज़ोल्व सॉल्ट है, वो भी एक सॉल्यूशन है। जो यूटेंसिल्स, बर्तन हम यूज़ करते हैं, ग्लास, बाउल, प्लेट, इन सब के अंदर भी एक से ज़्यादा मेटल का कंपोजिशन है। जो ग्लास हम यूज़ करते हैं, कांच के ग्लास जिनकी बात कर रहे हैं, वो भी एक से ज़्यादा फॉर्म से मिलकर बने होते हैं और इनको बनाने के लिए 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस को हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से ही शुरू करें तो एग्जाम्पल में है ब्रास, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कॉपर और जिंक के कंपोनेंट की फॉर्म में देख सकते हैं। अगर हम दूसरा कोई मिक्सचर लेते हैं जैसे जर्मन सिल्वर, ये कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर है। ब्रॉन्ज, जिसको कांस्य पदक भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, वो कॉपर और टिन का मिक्सचर है। जो हम पानी पीते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके, कितनी परसेंटेज पर हो? 1 ppm। अब ये ppm क्या है? ppm आज ही आएगा, अभी आएगा। ये है कंसंट्रेशन टर्म कि इतना से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ज़्यादा अगर हो जाए, जैसे कहते हैं अति सर्वर्थ वर्जयते, मतलब अधिकता, एक्सेस इज़ हार्मफुल फॉर एनीथिंग। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो जाए तो वो हार्मफुल ही रहता है। तो अगर ये एक्सेस हो जाता है, कितना? 1.5 ppm, यानी 0.5 ppm भी अगर बढ़ जाएगा तो ये हमारे दांतों को ख़राब करता है। यानी कम अमाउंट में रहेगा तो अच्छा रहेगा और ज़्यादा होगा तो ये पॉइजनस भी बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल लें अगर हम यहाँ पर, सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज्ड एज रेड पॉइजन, रेड के पॉइजन की तरह से यूज़ किया जाता है। तो फ्लोराइड अगर कम अमाउंट में है हमारे पास, फ्लोराइड आयंस 1 ppm है या उससे कम है, तो ये हमारी दांतों के लिए अच्छा है, टीथ के लिए अच्छा है। लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो टूथ डिके होने लगेंगे, और थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो पॉइजन बन जाएगा। जैसा अभी मैंने कहा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल, और इसीलिए ये रेड पॉइजन में इस्तेमाल करते हैं। जब हमें कोई इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, नर्सेस, आईवी, इंट्रावेनस, तो वहाँ पर भी जो वाटर कंटेनिंग सॉल्ट है वो ब्लड के प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से मैच करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा या कम कंसंट्रेशन नुकसान देती है। इस चैप्टर में हम मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिला देंगे, मोस्टली बात की है हमने, और साथ में उनकी कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की भी बात करेंगे। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? सीपी, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब में जाने से पहले हम कंसंट्रेशन टर्म पर फोकस करेंगे और सॉल्यूशन के नेचर पर डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर
अब यहाँ होमोजीनियस वर्ड इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का होमोजीनियस होना ज़रूरी है। होमोजीनियस का मतलब कि अगर आपने कोई एक ग्लास लिया, कोई कंटेनर लिया ऐसे, और इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स को डिसॉल्व कर दिया, इसके अंदर वाटर है, ये वाटर हो गया, और कुछ कंपोनेंट मिला दिए। कंपोनेंट से जैसे मान लेते हैं हमने इसमें चीनी मिला दी थोड़ी, इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी मिला दिया। तो अब अगर आप इस सॉल्यूशन से कहीं से भी कोई हिस्सा उठा ले, किसी भी पार्ट से, यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले, इधर से ले, इधर से ले, कहीं से भी ले, कोई भी पोर्शन उठा ले, तो वहाँ पर वाटर, सॉल्ट और शुगर की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो फिक्स्ड आएगा, कांस्टेंट आएगा, बदलेगा नहीं। इसको कहते हैं होमोजीनियस। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पहले आपने इस मिक्सचर को पीना शुरू किया, पी सकते हैं भाई, सॉल्ट और वाटर है जिसको ORS भी बोल देते हैं। अगर पीना शुरू किया तो ऐसा नहीं पहले शुरू में आपको नमकीन लगे, फिर मीठा लगे, फिर नमकीन लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो टेस्ट आपको फर्स्ट सिप में आएगा वही टेस्ट आपको लास्ट सिप में भी मिलेगा। इसका मतलब होता है होमोजीनियस, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले, सॉल्यूशन नहीं बल्कि मिक्सचर बोलना चाहिए हमें, जिसमें हम पानी लें और बाहर से हम कुछ धूल मिट्टी इसके अंदर ऐड कर दें। बाहर से हमने कुछ इसके अंदर धूल मिट्टी ऐड कर दी, तो देखते हैं कि ऊपर जो सैंड के पार्टिकल हैं, धूल मिट्टी के पार्टिकल हैं, वो कम होते हैं और नीचे की तरफ ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, नीचे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको हम होमोजीनियस नहीं कहते। जब कंसंट्रेशन, जब अमाउंट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दैट इज नेम्ड एज हेट्रोजीनियस। इसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो जो भी हम सॉल्यूशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दैट इज हियर इट इज मेंशन। अगर आप ध्यान से देखें तो द बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी अमाउंट, उनकी प्रॉपर्टी एकदम सेम होगी। जनरली जो लार्ज अमाउंट में होता है हम उसको सॉल्वेंट बोल देते हैं, और जो लेस अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है। सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे? सॉल्वेंट पहचानने के लिए हमें फिजिकल स्टेट पर देखना होगा। जैसे वाटर की फिजिकल स्टेट है लिक्विड, इसमें आपने NaCl सॉलिड मिला दिया, और साथ में मान लो शुगर, ये शुगर के क्रिस्टल, ये भी सॉलिड मिला है। लेकिन जब आपने इसे डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बना, तो उसकी फिजिकल स्टेट थी लिक्विड। तो जिस भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट फाइनली रिटेन रह जाती है, जिस भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट फाइनली रिटेन रह जाएगी, वही हमारा होगा सॉल्वेंट, वही हमारा होगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट डिटरमाइन बाय द फिजिकल स्टेट, यहाँ पर वर्ड पर ध्यान दीजिए, इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? लिक्विड में। तो हम वाटर को सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे, बट जनरल टर्म हम इसको लेते हैं। बट परफेक्ट है ये कि फिजिकल स्टेट जिस भी कंपोनेंट की रिटेन रह जाए
उसी को हम सॉल्वेंट में काउंट करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ वाटर में NaCl मिलाया और शुगर मिलाया, तो यहाँ टोटल हमारे पास 3 कंपोनेंट हो गए, 3 कंपोनेंट्स हैं। हम बेसिकली इस चैप्टर में बाइनरी को डिस्कस करेंगे। बाइनरी का मतलब हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ जिसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट हों, कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2, यानी एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जैसे आपने सिर्फ पानी में शुगर को डिसॉल्व किया तो ये बाइनरी हो गया। 3 कंपोनेंट ट्राइनरी हो जाएगा, 4 कंपोनेंट क्वाटरनरी हो जाएगा। तो हेयर मोस्टली वी हैव टू डिस्कस द बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन को हमें यहाँ डिस्कस कर, ये बाइनरी के कुछ एग्जाम्पल हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे गैस सॉल्यूशन की बात की गई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैसेस हैं। एयर से अच्छा एग्जाम्पल हमें नहीं मिल सकता, लेकिन हम यहाँ देखें तो एयर में मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होता है, मेजर कंपोनेंट, लेकिन ट्रेस में अदर गैसेस भी होती है। तो हम एयर को तो बाइनरी नहीं कह सकते। हाँ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सिर्फ मिलाया जैसा इस एग्जाम्पल में कहा है तो वो बाइनरी हो गया। अब दूसरा आता है कि हमने लिक्विड और गैसेस, यानी सॉल्यूट हमारा लिक्विड है और गैसेस सॉल्वेंट है। तो क्लोरोफॉर्म को अगर हम मिक्स करें नाइट्रोजन गैस के साथ तो क्लोरोफॉर्म भी इवेपोरेट होने लगती है धीरे धीरे, यानी ये भी वेपर फॉर्म में आती है। अदरवाइज क्लोरोफॉर्म की फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। सॉल्यूट सॉलिड है और गैस सॉल्वेंट है। कैम्फर, कपूर, कैम्फर को अगर हम एटमॉस्फेयर में रखें तो वो सॉलिड दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स किस में जाने लगते हैं? नाइट्रोजन गैस में मिक्स होने लगते हैं। तो पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है हमारा? गैसेस। तो सॉल्वेंट गैसेस है, सॉल्यूट गैस, लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होंगे, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, अब गैस लिक्विड के अंदर मिल गई और फिजिकल स्टेट हमारे पास लिक्विड ही रहेगी। तो ऑक्सीजन इन वाटर, जिसको हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। अब फिजिकल स्टेट लिक्विड है, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, हम कोई भी 2 मिक्सिएबल लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ वाटर एग्जाम्पल लिया है तो वाटर में डिसॉल्व होने वाला कोई हम लिक्विड लेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया वाटर भाई। तो वाटर में डिसॉल्व होने वाला कोई लिक्विड लेंगे। वाटर में डिसॉल्व होने वाला लिक्विड है इथेनॉल। इथेनॉल सभी जानते हैं, आप बड़े बच्चे हैं। दैट इज़ लिकर, इथाइल अल्कोहल, वाइन, ये सब के सब वाटर में डिसॉल्व होते हैं ड्यू टू द H बॉन्डिंग, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब लिक्विड ही हमारे पास सॉल्यूट है, लिक्विड ही सॉल्वेंट है और फिजिकल स्टेट भी लिक्विड है। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है ग्लूकोज का, आप NaCl ले सकते हैं, आप शुगर ले सकते हैं, ऐसा कोई भी सॉलिड जो किसी पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व होता हो, जैसे वाटर में ग्लूकोज डिसॉल्व हो गया। तो फिजिकल स्टेट यहाँ पर सॉल्यूशन की रहेगी हमारे पास लिक्विड। अब गैस इन सॉलिड, ये सॉलिड के अंदर हम किसी गैस को एंट्रैप करा दें या उससे अटैच करा दें, तो जैसे एल्कीन पर रिएक्शन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर हम हाइड्रोजन को निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और बन जाता है एल्कीन। एल्कीन से एल्केन बन जाता है। तो ये जो पैलेडियम की सरफेस है इस पर हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाती है, तो हाइड्रोजन भी अब पैलेडियम के साथ है, उसने अपना गैस नेचर पैलेडियम के साथ अटैच कर लिया। फिजिकल स्टेट अभी भी आपको सॉलिड ही मिली, तो सॉल्वेंट इज सॉलिड। नाउ द लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड में हम अमलगम को लेते हैं। हमारे पास मरकरी लिक्विड मेटल है
और सोडियम मेटल सॉलिड है। तो ये सोडियम मेटल ज़्यादा अमाउंट में है और सॉलिड सॉल्वेंट है, तो मरकरी विद सोडियम, तो ये हमारे पास सोडियम का अमलगम बना लेता है कास्टनर केल्नर सेल में। एस ब्लॉक में हम इसको पढ़ते हैं। तो जब मरकरी सोडियम के अंदर मिक्स हो जाएगा और सॉलिड इन सॉलिड जितनी भी हमारे पास एलॉयज़ हैं, एलॉयज़ जितने भी हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे, जैसे हमारे पास मान लो ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन का मिक्सचर, जर्मन सिल्वर, ये ट्राइनरी हो गया हमारे पास, बाइनरी नहीं है, कॉपर है, जिंक है, निकल है इसके अंदर, ब्रास है, ब्रास के अंदर कॉपर होता है और जिंक होता है। तो कॉपर को डिज़ोल्व करें अगर हम गोल्ड में, गोल्ड की थोड़ी हार्डनेस बढ़ाने के लिए कॉपर को उसके अंदर मिलाया जाता है जिससे ऑर्नामेंट आसानी से बन सकते हैं। गोल्ड एक सॉफ्ट मेटल है लेकिन ऑर्नामेंट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है, तो सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाएं। ये हुए हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बातें। नेक्स्ट अब हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिनको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, अब कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन टर्म का मतलब हुआ यहाँ पर कि हम कितनी क्वांटिटी में या कितनी क्वालिटी में सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का मतलब हुआ कि जैसे पानी है हमारे पास, पानी हमारे पास अगर किसी कंटेनर में है तो ये 100% वाटर है ओनली। अब इसके अंदर अगर हम कोई सॉल्ट यानी सॉल्यूट को मिलाने लगे तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज होगा। इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन, मतलब द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट और गिवन सॉल्यूशन। किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ऐड किया या किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे पास, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। बहुत सारे क्या हैं? टूल्स हैं। टूल्स बहुत सारे हैं। ये रहा हमारे पास पहला टूल एक्सप्रेस करने का, और ये जो टर्म है इनको हम बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज पहली कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज, और पहली परसेंटेज टर्म में आएगा हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट है, उसका कोई W ग्राम या W अमाउंट हमने किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, इसको हम W1 कह देते हैं ग्राम, तो टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा W प्लस W1 ग्राम, इतना होगा। तो परसेंटेज का मतलब है कि हमारे पास कितना सॉल्यूट है कितने सॉल्वेंट में। तो परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट का मतलब हुआ यहाँ पर कि आपने सॉल्यूट का अमाउंट भी वेट में लिया है और ग्राम में लिया है, और सॉल्यूशन भी ग्राम में है। वेट सॉल्यूट के लिए और दूसरा वेट सॉल्यूशन के लिए। तो परसेंटेज बन जाएगी हमारे पास दैट इज मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आएंगे, तो W बाई W प्लस W1 इंटू 100, ये हमारे पास बनेगा परसेंटेज बाय वेट, वेट बाय वेट। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आपको, दिस एग्जाम्पल, if a solution is described by 10% glucose in water by mass, तो 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, ये लिखा है। बाई मास मतलब हो गया W बाई W। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है, टोटल वेट यानी 100 ग्राम
सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब पूरा सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, और उसमें से हमें सॉल्यूट पता है कितना है, 10 ग्राम, तो नेचुरली सॉल्वेंट कितना रहा होगा, 90 ग्राम। दिस इज द मीनिंग। तो हेयर इट इज एक्सप्लेन, इट मीन्स दैट 10 gram of glucose in 90 gram of water resulting to 100 gram solution। इसको हम परसेंटेज बाय मास बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज, और ये रही वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज हो गया यहाँ पर V बाई वी। ध्यान से देखिए, V बाई वी। तो जैसे W बाई डब्ल्यू था यानी वेट बाई वेट, तो V बाई वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर अब हम जनरली लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब हमने एक लिक्विड लिया जैसे वाटर, और दूसरा लिक्विड लिया हमने इथेनॉल, ETOH। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, बोथ आर लिक्विड, और लिक्विड को मिलाकर हमने पूरा लिक्विड सॉल्यूशन बना लिया। तो परसेंटेज V बाई वी यानी बाई वॉल्यूम अगर हम लिखें इसको, तो आपको अगर वाटर का लिया है V वॉल्यूम और इथेनॉल का लिया है V1 वॉल्यूम, तो आपको यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम लेना होगा, क्योंकि परसेंटेज हम टोटल वॉल्यूम से ही निकालते हैं, इनटू 100। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया, आपने लिक्विड का वॉल्यूम लिया था V1 और टोटल वॉल्यूम है V1 प्लस V इंटू 100, ये टोटल वॉल्यूम आएगा। जैसे यहीं पर एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट किया है NCERT में, दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल कहता है कि हमारे पास 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है इन वाटर, तो दैट रिफ्लेक्ट कि हमारे पास 10 ml इथेनॉल है इन 100 ml सॉल्यूशन में। इन वाटर का मतलब सॉल्वेंट यहाँ पानी है। तो फिर से वही सॉल्यूशन मिला है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोजिशन से, और सॉल्यूट हमारे पास है 10 ml और टोटल सॉल्यूशन है 100 ml, तो नेचुरली ये कितना होगा, 90 ml। थ्योरेटिकली हमारे पास अभी यही कंसंट्रेशन टर्म है। आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में तो हम इसको थोड़ा सा और इलिस्ट्रेट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। इस बार मास है और वॉल्यूम है। जैसे आपने वॉल्यूम लिया पानी का और मास लिया NaCl, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, जो भी डिसॉल्व हो सकता है वाटर के अंदर। ज़रूरी नहीं कि यहाँ लिक्विड वाटर ही लिया जाए, आप बेंजीन ले सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, आप C6H6 ले सकते हैं लिक्विड में, लेकिन इसके अंदर आप नमक NaCl या शुगर नहीं आसानी से डिसॉल्व कर सकते। इसके अंदर हम कोई नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे नैफ्थलीन, इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ये सॉलिड होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेट बाय वॉल्यूम की। तो वेट बाय वॉल्यूम रिफ्लेक्ट करता है, ये सॉल्यूट के लिए है कितना वेट, और वॉल्यूम है हमारे पास सॉल्यूशन का, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट in gram in 100 ml of solution, 100 ml solution। तो अगर अब हम यहाँ लिखें कि हमारे पास 40% NaOH है, NaOH सॉलिड होता है, वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मीनिंग बनेगा दैट 40 ग्राम NaOH in 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बना है।
जिसका टोटल वेट आ रहा है 100 ml। तो अब यहाँ आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये 40 ग्राम हो गया और ये हमारे पास 60 ml हो गया, नो, क्योंकि हम वेट में से वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन होगा। मास में से मास वॉल्यूम मास में से मास माइनस कर सकते हैं, वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम में से आप मास को माइनस नहीं कर सकते। तो अगर हमें अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट बाय द वॉल्यूम, ये ग्राम में, ये ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से हम ये तीसरा, थर्ड वन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्म्स आती है हमारे पास ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, मिलियन हो गया 10⁻⁶ पार्ट्स, 10⁻⁶ पार्ट्स। ये देखिए ppm का मतलब होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, बार बार हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, और 10⁻⁶ पार्ट्स में अगर हम लेंगे, तो जैसे हमने फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन आपको बताई थी कि वो 1 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए टीथ के प्रोटेक्शन के लिए, उनके हेल्दीनेस के लिए। 1 पार्ट पर मिलियन से अगर ज़्यादा होगा तो वो हार्मफुल होगा, थोड़ा और ज़्यादा कर जाएंगे तो वो पॉइजनस होने लगता है। देयरफॉर अब अगर हम यहाँ ppm की बात करें तो ppm होगा हमारे पास द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट से मतलब वेट भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन, parts of solution, that is ppm is, अगर वेट लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ पार्ट्स, ये बनता है हमारे पास ppm। like this one, 1 लीटर सी वाटर विच वेट 103 ग्राम, मतलब 1 लीटर पानी का वेट 1000 ग्राम नहीं है, क्योंकि डेंसिटी सी वाटर की 1 ग्राम पर सीसी नहीं होती। कंटेन्स अबाउट 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो 1 लीटर सी वाटर में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन होती है, यानी बहुत कम ऑक्सीजन होती है, और बहुत कम अमाउंट को ही हम ppm में एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। तो ppm हो गया हमारे पास दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम ppm को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। ये एक अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब बेसिकली होता है हमेशा आउट ऑफ 1, एक में से, और परसेंटेज का बेसिक मीनिंग है आउट ऑफ 100। तो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब हो गया आउट ऑफ 1, तो ज़्यादा से ज़्यादा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, एक कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन आएगा 1। एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, जैसे आपने 2 कंपोनेंट मिलाए, लाइक एज वाटर प्लस NaOH। चलिए सॉल्ट बदल देते हैं, बहुत देर से हम शुगर और इसके चारों तरफ घूम रहे थे। तो मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाकर x से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसका मोल फ्रैक्शन वाटर का और मोल फ्रैक्शन NaOH का, ये 2 कंपोनेंट है, अलजेब्रिक सम लें तो 1 आएगा। नेचुरली वाटर अकेला लेस देन 1 और NaH अलोन इज लेस देन 1, बट अलजेब्रिक सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1,
here it is representation, the x denotes the component, तो ये यहाँ पर डिनोट किया है। अब x जो मोल फ्रैक्शन है हमारे पास, x ये होता है मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन हुआ किसी भी कंपोनेंट का। अगर हम बात करें मोल परसेंटेज की, तो मोल परसेंटेज हो जाएगा मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और क्योंकि ये परसेंटेज है इनटू 100, तो सपोज आपको कोई कंपोनेंट दिया है 26% मोल परसेंटेज दिया है, ये आपको किसी कंपोनेंट का 26 मोल परसेंट दिया है, तो मोल फ्रैक्शन इसी का हो जाएगा 0.26, क्योंकि आउट ऑफ 100 26 है, तो आउट ऑफ 1 0.26 होगा। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर, तो फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 नंबर ऑफ कंपोनेंट या i नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये i लिखा है, i नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब एक से ज़्यादा है, तो अगर हम सब के कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करते चले जाएं तो हमें अलजेब्रिक सम मिलेगा उसका 1। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम कोट करें और लिखें कि जैसे हमने मान लो 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम वाटर में मिला दिया, और x ऑफ NaOH बताइए कितना होगा और x ऑफ वाटर बताइए कितना होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो इसके लिए आपको चाहिए मोल्स सबसे पहले, तो n ऑफ NaOH ये हो गया 40 बाई 40, 40 इज़ द मोलर मास, इतना तो आप जानते होंगे, वेट इन ग्राम बाई मोलर मास फॉर्मूला होता है, और NaOH का मोलर मास होता है 40, सोडियम इज़ 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 कम्स आउट टू बी 40, और वाटर का मोलर मास ये वेल नोन है सभी को 18, तो इसके मोल्स आए 1, और वाटर के मोल्स आएंगे आपको वेट इन ग्राम यानी 180 बाई 18 दैट इज़ 10। तो अगर हमसे कहते हैं x ऑफ NaOH निकालो, क्या निकालो, x ऑफ NaOH, तो हमें लिखना होगा मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाई n टोटल, टोटल मतलब टोटल मोल्स, तो मोल्स आ गए 1 NaOH के, टोटल है 1 प्लस 10, यानी ये वैल्यू आ गई 1/11। और अगर x ऑफ वाटर की बात की जाए तो ये होगा हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर बाई n टोटल, ये वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 10/11। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों मोल फ्रैक्शन को x ऑफ NaOH को और x ऑफ वाटर को ऐड कर दूं तो मुझे वैल्यू टोटल मिल जाएगी यहाँ पर 1/11 प्लस 10/11 दैट विल कम आउट इक्वल टू 1, यानी मोल फ्रैक्शन का अलजेब्रिक सम सभी कंपोनेंट के लिए मिलाएं तो वो वैल्यू आती है हमारे पास इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH एंड CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। और इसका मोलर मास अगर हम लें तो हमारे पास 2 कार्बन है, यानी 12 × 2, 6 × 1 फॉर हाइड्रोजन एंड 2 × 16, टोटल वैल्यू विल कम आउट 62, ये मोलर मास हो गया। आपसे क्वेश्चन में कहा है 20% C2H6O2 यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास, बाई मास मतलब हो गया W/W, तो 20% का मतलब हो गया 20 ग्राम C2H6O2 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन इज बाय डिफॉल्ट वाटर, जब तक नहीं कहा जाता स्पेसिफिकली तो वाटर लिया जाता है सॉल्वेंट की तरह से। तो वेट ऑफ वाटर should be equal to 100 minus 20 will come out 80,
तो इस तरीके से आप अब N ऑफ C2H6O2 निकाल लीजिए, विच विल कम आउट वेट। वेट कितना है इसका? 20 ग्राम। ये रहा 20 ग्राम, दिस वन इज 20 ग्राम। डिवाइड बाई हो गया इसका मोलर मास 62। जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी लगभग हमारे पास 0.322 मोल, इतने मोल आ गए। और अगर हम N ऑफ वाटर निकालेंगे तो वेट कितना आया वाटर का? 80 ग्राम, मोलर मास 18, तो ये वैल्यू आएगी 4.44 मोल्स, इतनी वैल्यू आएगी। अब अगर आपको X ऑफ C2H6O2 निकालना हो तो इंडिविजुअल मोल 0.332 बाई टोटल मोल्स 4.44 प्लस 0.322, द वैल्यू विल कम आउट अप्रॉक्सीमेटली 0.068। और इसी तरीके से अब आप X ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। अब चाहे तो इसको 1 में से माइनस कर दें या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 4.44 यानी मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय 4.44 प्लस 0.322 जिसकी वैल्यू आएगी 0.932। और अलजेब्रिक सम करें इसका तो इक्वल्स टू 1 आ जाता है। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत यूज़ होगी, मोलैरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से लिखते हैं एंड अगर हम इसको डिफाइन करें, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी की यहाँ फॉर्मूला बन गया, ऊपर लिखा भी है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाय m0, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इससे हमें मोलैरिटी पता चलती है। मोलैरिटी तो मोल्स पर लीटर इज द मोलैरिटी, मोल्स किसके? सॉल्यूट के, और वॉल्यूम किसका? लीटर में सॉल्यूशन का। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट किया है छोटा सा, दैट 0.25 मोल्स और 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो अगर हम इसको यहाँ इलिस्ट्रेट करें तो ये कहना चाहते हैं 0.25 कैपिटल M लिखने का मतलब है दैट 0.25 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। देखो दैट 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज़ बीन डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन और 1 क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है। न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो अब हमें निकालनी है इसकी मोलैरिटी, यानी जो निकालना है उस पर थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और हाईलाइट हमें क्या करना है, यहाँ पर हाईलाइट करना है हमें यहाँ पर 5 ग्राम NaOH, और क्या हाईलाइट करना है 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पर मोलैरिटी की कैलकुलेशन करते हैं, मोलैरिटी M, तो मोलैरिटी होता है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हम देखें तो हमारे पास NaOH का वेट दिया है, तो मोल्स को भी हम बाइफरकेट कर लेते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास m0, और वॉल्यूम हमें लेना है यहाँ लीटर में सॉल्यूशन का। तो हेयर इट इज़ गिवन मोलैरिटी, गिवन वेट है हमारे पास 5, मोलर मास NaOH का हम अभी डिस्कस कर चुके हैं आपसे, वो आता है 40। तो मोलर मास हो गया 40,
और वॉल्यूम इन लीटर चाहिए आपको, मिलीलीटर में दिया है, तो 450 को हमने डिवाइड कर देना है 1000 से, ये बन जाएगा लीटर। देयरफॉर द मोलैरिटी विल बिकम 5/40 इंटू 450 और 1000 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, दिस वन। तो मोलैरिटी अब हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आती है हमारे पास 0.28, और यूनिट अगर हम लिखें तो कैपिटल M भी लिख सकते हैं, 0.28 मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं, या फिर मोलैरिटी हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.28 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम मोलैरिटी को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर व्हाट द मोलैरिटी। अब जैसे ये तो था हमारे पास मोलैरिटी टर्म। कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा आता है अ मोलर सॉल्यूशन, ऐसे। अब अ मोलर सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 हो। कई बार आता है आपको सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब है 1/2 मोलर, दैट इज 0.5 मोलर। कई बार आएगा डेसीमोलर, DECI, डेसीमोलर। डेसीमोलर हो गया यानी 1/10 मोलर, 0.1 मोलर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म आती है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी, स्मॉल m is the molality, capital M was the molarity and small m is the molality। और मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हेयर इट इज मेंशन, ये देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी can be defined as moles of solute by the weight of solvent, और वो भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, ये सॉल्यूट के लिए है। और सॉल्वेंट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में दिया है तो इसको 1000 से डिवाइड करें, यानी न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जस्ट एन एग्जांपल, ये लिखा है यहाँ 1 मोल पर केजी और 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KCl। व्हाट डज इट मीन? मोलैलिटी लिखा है 1 मोलल या 1 m, स्मॉल m, कैपिटल M मोलैरिटी, स्मॉल m मोलैरिटी। इसका मतलब बना कि 1 मोल ऑफ KCl इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में है ये, सॉल्यूट में नहीं है, सॉल्यूशन में नहीं है। डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। अब ये जो हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली है में अभी तक जो मोल फ्रैक्शन टर्म आई है, या फिर हमारे पास जो आया है वेट बाय वेट, या फिर आया है मोलैलिटी, ये वो कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, नो वॉल्यूम टर्म। और अगर इनमें कोई वॉल्यूम नहीं है, मतलब लिक्विड नहीं है, तो टेम्परेचर को अगर हम चेंज करें तो मास या मोल्स चेंज नहीं होते। टेम्परेचर चेंज करें तो मास एंड मोल्स डू नॉट चेंज। मास भी नहीं चेंज होगा और मोल्स भी चेंज नहीं होंगे, मोलर मास भी चेंज नहीं होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट और मोलैलिटी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होती।
जिससे ये कंसंट्रेशन टर्म एकदम फिक्स्ड वैल्यू देती है, टेम्परेचर चाहे थोड़ा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लिक्विड टर्म है, वॉल्यूम टर्म है, वो टेम्परेचर के साथ बदल जाती है। जो कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम है, जैसे मोलैरिटी है, ये हो गया मोल्स वॉल्यूम इन लीटर। पानी को अगर या सॉल्यूशन को अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो एक्सपेंड हो जाता है, टेम्परेचर कम कर दे तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम बदल जाएगा टेम्परेचर के साथ। और वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर मेंशन है mass percentage, ppm, mole fraction and molality are independent of temperature, whereas the molarity is a function of temperature. This is because volume depend upon the temperature and mass do not. mass नहीं बदलता। तो अगर आपसे पूछे कि concentration term में अच्छी concentration term या temperature independent term कौन सी हैं, तो वो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, मोलैरिटी एंड द ppm। लेकिन मोलैरिटी डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम। These are the concentration term which are given to you in the NCERT। लेकिन इन सब टर्म के अलावा भी है जिन पर हमें फोकस करना है। उसमें एक आएगी नॉर्मैलिटी, कैपिटल N, जो अभी तो इस चैप्टर में नहीं है बट यहीं पर ही यूज़ होगी, इसी चैप्टर में भी यूज़ होती है। तो नॉर्मैलिटी क्या है? नॉर्मैलिटी है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, that is normality can be defined as number of gram equivalents by the volume in liter of solution। या नॉर्मैलिटी को हम लिख सकते हैं that is given weight of solute, solute के लिए लिख रहे हैं, divide by equivalent weight of solute multiply by volume in liter of solution। अब जो equivalent weight है ये ऐसे तो 11th क्लास का है, लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इलस्ट्रेट करें तो अगर आपके पास कोई एसिड है जैसे HCl, H2SO4, H3PO4, ऐसा कोई एसिड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है इसका मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है जैसे NaCl, जैसे Al2SO4 होल थ्राइस या Na3PO4, अगर इन सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट आएगा मॉलिक्यूलर मास बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन है, जैसे NaCl बना है Na+ और Cl नेगेटिव से। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको लेना है, चार्ज कैटायन पर या फिर एनायन पर। तो कैटायन पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1, एनायन पर भी 1, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट बनेगा वो बनेगा m0/1, दैट इज़ 58.5 इज़ द मोलर मास डिवाइड बाई 1। अगर आपके पास मान लो Al2SO4 होल थ्राइस होता तो इसको बनाने के लिए 2 एल्यूमिनियम +3 के चाहिए और 3 सल्फेट आयन चाहिए, तो टोटल चार्ज हो गया 2 × +3 यानी +6, टोटल चार्ज हो गया 3 × -2 -6। आपको मैग्नीट्यूड लेना है कैटायन का या एनायन का। नेचुरली 6 आएगा और कैटायन और एनायन के चार्ज भी बराबर ही आएंगे, क्योंकि सॉल्ट है तो न्यूट्रल होगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें तो इक्विवेलेंट वेट होता है m0/6।
अब इसी तरीके से अगर Na3PO4 होता तो अब आप समझ गए होंगे कि 3 सोडियम आयन होंगे और एक फॉस्फेट आयन होगा, PO4 3 नेगेटिव। तो इसके लिए अगर हम चार्ज लें टोटल तो ये आएगा +3, इसके लिए चार्ज लें तो -3। मतलब अगर हम ऑफ Na3PO4 तो इट विल कम आउट m0/3। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब कुछ रिलेशंस हमें चाहिए, रिलेशंस कंसंट्रेशन टर्म में, और इन रिलेशंस के बेसिस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें किस कंसंट्रेशन टर्म को किस में बदलना है। उसमें से एक रिलेशन को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर को हम यूज़ करते हैं। अब ये n फैक्टर क्या है? n फैक्टर आप रिडॉक्स में देख सकते हैं। अदरवाइज n फैक्टर अगर हम यहाँ की बात करें तो n फैक्टर अगर हम एसिड के लिए लेते हैं तो नंबर ऑफ फ्री H+ आयंस, जिसको हम बेसिसिटी भी बोलते हैं, तो अगर हमें कहें कि हमारे पास H2SO4 है जिसकी मोलैरिटी है 0.2 मोलर, तो बताइए नॉर्मेलिटी कितनी होगी? तो नॉर्मेलिटी हो गया हमारे पास मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। तो नॉर्मेलिटी हो गया मोलैरिटी 0.2 और बेसिसिटी हो गया 2, यानी ये हो गया 0.4। सेम एग्जाम्पल अगर आपसे कहते हैं कि हमारे पास Na3PO4 की मोलैरिटी है 10⁻⁻² मोलर, इतना है, नॉर्मेलिटी बताइए। तो यहाँ पर भी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। तो मोलैरिटी बन जाएगी, नॉर्मेलिटी बन जाएगी इस बार हमारे पास 10⁻⁻² इंटू 3, यानी 3 × 10⁻⁻²। आप इस तरीके से नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी और मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट। जैसे एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी निकालनी है आपको। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड सवाल है एकदम। तो मोलैलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखना होगा आपको। वो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी केजी में। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट क्या है यहाँ पर उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास है एंड दैट वेट इज 2.5 ग्राम, लेकिन हमें तो मोल्स चाहिए, तो इसके लिए इसका मोलर मास भी चाहिए। m0 हो गया हमारे पास 60, तो n यानी मोल्स हो गए 2.5/60। वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हमारे पास आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट आया, ये आया हमारे पास 75 ग्राम, बट इट शुड बी इन केजी। तो ये हो गया 75 × 10⁻³ kg। दैट्स इट। अब आप मोलैलिटी के फॉर्मूले में रख दीजिए। मोल्स हो गया 2.5/60 × 75 × 10⁻³ और एल्स यू कैन राइट 2.5 × 10⁻⁻3, ऊपर चला गया 60 × 75। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 0.556। यूनिट क्या बनेगी? यूनिट बनेगी मोल पर केजी, मोल्स पर केजी। ये हमारे पास आ जाती है इसकी मोलैलिटी। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं
एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। तो पहले कैलकुलेट क्या करना है आपको, मास परसेंटेज यानी W/W को कैलकुलेट करना है। किस किस सब्सटेंस को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया है? सॉल्यूशन बनाया गया है बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का अमाउंट कितना ऐड किया है? 22 ग्राम बेंजीन। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना है? 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो बेसिकली अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंट, तो मास परसेंट होगा हमारे पास वेट ऑफ सब्सटेंस बाय टोटल वेट इनटू 100। तो सबसे पहले अगर हम मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन को कैलकुलेट करते हैं, C6H6 को कैलकुलेट करते हैं, तो हमें लिखना होगा मास ऑफ या वेट ऑफ बेंजीन बाय टोटल वेट। अब टोटल वेट में सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट है उनका वेट आ जाएगा इनटू 100। तो ये वैल्यू आ गई। बेंजीन का मास कितना दिया है? 22। टोटल वेट में आ जाएगा 22 प्लस 122 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का दिया है इनटू 100, एंड दैट विल कम आउट 22/144 इंटू 100। तो वैल्यू आएगी 15.28%। अब दूसरी परसेंटेज को निकालने के लिए B, दैट इज मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दो तरीके से कर सकते हैं। मास परसेंट ऑफ टेट्राक्लोराइड, इसके लिए आप लिख सकते हैं मास ऑफ CCl4 बाय टोटल मास इनटू 100। और ये मास आपको दिया है 122 और टोटल मास है हमारे पास 144 इंटू 100, जिसकी वैल्यू आती है हमारे पास 84.72%। या फिर क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हैं और एक की परसेंटेज हम पहले निकाल चुके थे, तो आप 100 में से पहली परसेंटेज माइनस करेंगे तब भी सेम आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो मास परसेंट ऑफ CCl4 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 15.28 will come out 84.72%। 84.72% इतना मास आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले हम हाईलाइट करें अगर अपने गिवन डाटा को, तो गिवन डाटा है 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ हो गया हमारा सॉल्वेंट, राइट, और 30% है बेंजीन। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, ये क्वेश्चन हुआ। तो अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये क्वेश्चन मार्क हुआ, तो हमें x की वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है n ऑफ बेंजीन बाय टोटल मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको बेंजीन के मोल्स भी चाहिए और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स भी चाहिए, दोनों वैल्यू चाहिए। बेंजीन है C6H6 जिसका मोलर मास होगा 78
और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास होगा 154। इसके लिए आप कार्बन 12 प्लस 4 इंटू 35.5 ले सकते हैं, विच विल कम आउट 154। तो यहाँ से आप N ऑफ बेंजीन निकाल लीजिए, लेकिन आपको वेट तो पता ही नहीं है। वेट ये रहा 30% बाई मास, तो इसका मीनिंग है 30 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट हो गया बेंजीन, और सॉल्वेंट हो गया CCl4। टोटल मास था 100, जिसमें से बेंजीन हमें पता है 30 ग्राम था, तो नेचुरली ये कितना हो गया 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम। तो अब आपको इंडिविजुअल वेट भी आ गए, और मोलर मास तो फिक्स क्वांटिटी है, वो पहले से पता रहता है। तो अगर अब हम मोल्स निकालें बेंजीन के, तो बेंजीन के मोल्स आएंगे गिवन वेट 30/78, जिसकी वैल्यू 0.385 है। और मोल्स ऑफ CCl4 निकालें तो ये आएगा गिवन वेट यानी 70 ग्राम डिवाइड बाई 154, जिसकी वैल्यू आएगी 0.455। तो अब रह गया हमारा ये टास्क। तो अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसकी वैल्यू को, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को, C6H6 को, तो N ऑफ बेंजीन के मोल्स है 0.385, टोटल मोल्स हो गए 0.385 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स, और न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.459। और क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, लेकिन अगर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स भी निकालने हो तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो 1 माइनस 0.459 विल कम आउट 0.5411। लगभग इतनी वैल्यू आएगी आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Calculate the solution containing 30 gram of cobalt nitrate 0.6 H2O। यहाँ देखिए 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 0.6 H2O in 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये ए पार्ट है। बी पार्ट है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैरिटी कैपिटल M। तो ए पार्ट को सॉल्व करते हैं बच्चों। ए पार्ट के लिए 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट 0.6 H2O इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला लिखिए, वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स पर लीटर। अब हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये कोबाल्ट नाइट्रेट 0.6 H2O, इसके वेट है, मोल्स नहीं है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अभी हम लिखें अगर वेट इन ग्राम बाय m नॉट इनटू वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो ये रहा आपके पास। तो यहाँ तो वैल्यू प्लेस कर देंगे 4.3। अब हमें मोलर मास चाहिए ऑफ CONO3 होल ट्वाइस 0.6 H2O का। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 60, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16, ये टोटल है। तो अगर हम यहाँ से टोटल मास की वैल्यू प्लेस करके वैल्यू निकालें तो 292, ये तो आसान है, ये आप कर सकते हैं आसानी से। इससे आप मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्ट। गिवन वेट कितने ग्राम है? 30 ग्राम, ये रहा 30 ग्राम डिवाइड बाई 292। अब वैल्यू आती है 0.103। तो बस आपने अब मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ
कैलकुलेट कर लेनी है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। मोलैरिटी हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स है 0.103, वॉल्यूम है 4.3 लीटर। ध्यान रखना है लीटर में ही होना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो ये आएगी, यानी हमारे पास आएगा आंसर मोल्स पर लीटर। ये मोलैरिटी आ गई। ये पहला पार्ट था। अब अगर हम इसका बी पार्ट कैलकुलेट करें तो बी पार्ट को पार्टीशन देकर सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट के लिए हमारे पास दिया है एक H2SO4 का सॉल्यूशन। ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, जिसकी मोलैरिटी दी थी 0.5 मोलर और इनिशियल वॉल्यूम दिया है आपको 30 ml। फिर इसमें बाहर से आपने वाटर ऐड किया, डाइल्यूटेड टू। डाइल्यूट करने का मतलब होता है पानी और ऐड करना या सॉल्वेंट और ऐड करना। डाइल्यूट करके वॉल्यूम बढ़ाकर कितना कर दिया 500 ml। फाइनल वॉल्यूम दिया है डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है, यानी M2 निकालना है। कितना है, M1 की वैल्यू दी है। और सच केसेस के लिए जब भी हम वाटर ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो उसके मिली इक्विवेलेंट कांस्टेंट रहते हैं। रिडॉक्स में पढ़ लेते हैं, मोल कंसेप्ट में पढ़ लेते हैं, मिली इक्विवेलेंट कांस्टेंट रहते हैं। अब मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट होता है N इंटू वी इन मिलीलीटर इनिशियल इज इक्वल टू N इंटू वी इन मिलीलीटर फाइनल। इनिशियल और फाइनल के मिली इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। हमारे पास पहली मोलैरिटी है, पहला वॉल्यूम है, दूसरी मोलैरिटी अननोन है, वॉल्यूम नोन है। तो नॉर्मेलिटी को हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इंटू N इंटू वी इन मिलीलीटर। हमने रिलेशन आपको बताया था नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। और ये हो गया मोलैरिटी इंटू N इंटू वी इन मिलीलीटर। ये फाइनल हो गया। अब H2SO4 चाहे डाइल्यूटेड हो या कंसनट्रेटेड हो, इसमें से रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का नंबर तो 2 ही होगा, यानी N वैल्यू तो 2 ही रहेगी। मतलब N इनिशियल और फाइनल में कोई चेंज नहीं है। हाँ, M1 V1 M2 V2 ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो अब अगर हम वैल्यू प्लेस करते हैं, M1 की है 0.5, वॉल्यूम है 30, M2 की वैल्यू निकालनी है आपने और वॉल्यूम है 500। तो यहाँ से बहुत आसानी से आप M2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। M2 की वैल्यू आएगी आपके पास 0.5 इंटू 30 बाई 500 और सॉल्व करेंगे तो 0.03। ये फाइनल मोलैरिटी आ गई। देख सकते हैं पानी जब आपने मिलाया डाइल्यूट हो गया तो फाइनल मोलैरिटी यानी फाइनल कंसंट्रेशन कम हो गई। किसी चीज़ में पानी मिलाते जाए डाइल्यूट होता जाएगा, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। पहले थी 0.5, अब हो गई 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ हाईलाइट करिए आप 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, इसको यानी मोलैलिटी दिया है एंड 2.5 kg आपको वेट दे दिया। तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या निकल कर आया क्वेश्चन का मीनिंग निकल कर आता है हमारे पास दैट 0.25 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मीनिंग निकल कर आता है, क्योंकि मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। किसका सॉल्यूशन है हमारे पास? किसका सॉल्यूशन है? किसका है? यूरिया का है। यूरिया का है। तो हमारे लिए यूरिया हुआ NH2CO NH2, फॉर्मूला वैसे दिया हुआ है, जिसका मोलर मास होता है 60। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि हम कितना मास लें, इसका कितना मास लें, मास कितना लें कि हम ये सॉल्यूशन बना सकें, ऐसा सॉल्यूशन। तो हमें मोलैलिटी
इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दिया है। हमारे पास जो अननोन है वो है ये वैल्यू। अब इसमें एम नॉट जानते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 2.5 kg, मोलैलिटी दिया है 0.25। जस्ट वी हैव टू प्लेस द डाटा। तो अगर अब हम यहाँ डाटा प्लेस करते हैं तो 0.25 इज़ द मोलैलिटी। वेट हमें नहीं पता, वेट इन ग्राम, ये हमें निकालना है कि कितना वेट डालें। मोलर मास है 60 और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है आपको 2.5 kg। kg में दिया है, 1000 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखें वेट इन ग्राम ऑफ यूरिया विल कम आउट 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। तो सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आता है 37.5 ग्राम। इतना वेट हमें यूरिया का चाहिए जिससे कि हम मोलैलिटी असाइन कर सके, वेट असाइन कर सके, वेट बता सके कितना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, ऑल्दो एनसीईआरटी नहीं देता इस रिलेशन को, लेकिन अगला क्वेश्चन हम जब ही सॉल्व कर पाएंगे जब हमें कुछ रिलेशंस मालूम होंगे। तो अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और एनसीईआरटी इसका डाटा नहीं देता, तो कम से कम हमें वो रिलेशन थोड़े एक दो तो सीखने पड़ेंगे, एक याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि रिलेशन का डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन करके भी फाइनल रिजल्ट ही यूज़ होना है, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट रिलेशन हम लेकर आते हैं, रिलेशन बिटवीन, एक आपको सिखा देते हैं कैसे रिलेट करते हैं, फाइनल रिजल्ट को ही यूज़ करेंगे, बाकी हम रिलेशन सिर्फ यहाँ लिखेंगे जिससे आप उसको आसानी से याद कर सकें। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन। इस रिलेशन को पहले हम देख लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू यूज इट। घबराने की बात नहीं है, बहुत टफ रिलेशन नहीं है, आसान सा है, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला भी आप जानते हो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये भी जानते हो। तो मान लेते हैं हमने एक कंपोनेंट A लिया और दूसरा कंपोनेंट B लिया और इसका सॉल्यूशन बना लिया। ये मान लेते हैं हमारे पास सॉल्यूट है और ये मान लेते हैं हमारे पास सॉल्वेंट है, B सॉल्वेंट A सॉल्यूट, राइट। तो अगर हमें x ऑफ B निकालना हो, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, तो हम लिखेंगे n ऑफ B बाई n ऑफ A प्लस n ऑफ B, यानी मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाई टोटल मोल्स। और मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना हो तो हम लिखेंगे Na बाई Na प्लस Nb। अब क्या करना है रिलेशन के लिए, आपने इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करना है पहले, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को डिवाइड कर देना है, यानी XA बाई XB। तो आपके पास रिलेशन आएगा Na बाई Na प्लस Nb इंटू Nb इंटू Na प्लस Nb। अब कैंसिल आउट टर्म हमें यहाँ दिख रही है, कैंसिल आउट टर्म हो गई हमारे पास ये टर्म, ये कैंसिल हो गई। तो हमारे पास अब रिलेशन बन गया XA बाई XB इज इक्वल टू Na बाई Nb। एक इसके लिए है हमारे पास, सॉल्यूट के लिए है। सॉल्यूट को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि मोलैलिटी में रिलेशन के लिए हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो XA बाई XB इज इक्वल टू Na। अब W एक NB को ओपन कर देते हैं, मोल्स है, ये क्या है, मोल्स है। तो हम लिखेंगे W ऑफ B बाई M ऑफ B। ये किसके लिए है हमारे पास, सॉल्वेंट वाटर है, बेंजीन है, जो भी सॉल्वेंट है। तो आगे लिख सकते हैं XA बाई XB इज इक्वल टू Na इंटू M ऑफ B बाई W ऑफ B। W ऑफ B सॉल्वेंट हो गया और M ऑफ B भी सॉल्वेंट है। अब यहाँ हो गया XA बाई XB
इंटू m ऑफ सॉल्वेंट, हम इस टर्म को इधर ले आए, यहाँ ले आए, इज इक्वल टू Na बाई Wb। ये हो गया। अब हो गया XA बाई XB। अब जो भी आपके पास सॉल्वेंट है, अगर मान लो वाटर है तो इसका m नॉट कितना होगा 18, बेंजीन है तो 78, मतलब ये तो नोन वैल्यू है। अभी तो ये लिख देते हैं। अब हम करते हैं Na बाई Wb, ये ग्राम में है तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई 1000 से। अगर इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया मल्टीप्लाई। एंड नाउ दिस टर्म विल बिकम मोलैलिटी। मोलैलिटी बन गया मोल्स। कैसे मोल्स? ये रहे मोल्स बाय वेट ऑफ B किसके लिए था? सॉल्वेंट के लिए। इन ग्राम 1000 से मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो ये हो गया मोलैलिटी। तो हमारे पास मोलैलिटी हो गया XA बाई XB इंटू m नॉट इंटू 1000। ये रिलेशन आ गया। अब हम जानते हैं कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप थोड़ा सा और चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। XA बाई XB की जगह लिख दे 1 माइनस XA इंटू m नॉट इंटू 1000। तो अब देखो कि हमारे पास यहाँ एक रिलेशन डेवलप हो गया बिटवीन मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन। एज सच जो बॉक्स में बंद किया है वही रिलेशन हमें यूज़ करना है, जहाँ पर अगर हम फिर से बता दें आपको कि जो हमने m नॉट लिया है ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है जो फिक्स होगा, और XA इज़ अ मोल फ्रैक्शन है किसका? ऑफ A किसके लिए यूज़ किया था? सॉल्यूट के लिए। और स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी। तो इस तरीके से हम रिलेशन ले आते हैं। तो बाय द वे आपको इतना ही यूज़ करना है, अब एग्ज़ाम में टेस्ट में बैठकर ये पूरा डेरिवेशन नहीं करना, तो बॉक्स वाला यूज़ करना है आपने, इसीलिए हम सारे डेरिवेशन आपको नहीं बता रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम अब कुछ और रिलेशन को यहाँ लिख देते हैं। तो अब जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन, अगर हम लिखें तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा हमारा मोलैरिटी एंड द मास परसेंटेज। तो नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास, सेकंड रिलेशन जो यूज़ होगा, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी कैपिटल M एंड मास परसेंटेज के बीच में होगा। इसके बीच में हमें अब रिलेशन क्या है वो लिखना है। अब हम लिखेंगे सिर्फ, हम ड्राइव नहीं कर रहे, ड्राइवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो रिलेशन आता है हमारे पास कैपिटल M जो मोलैरिटी है इज इक्वल टू X इंटू D इंटू 10 बाय m नॉट। अब यहाँ मतलब क्या है? तो कैपिटल M तो है मोलैरिटी, X इज़ नॉट मोल फ्रैक्शन। अब सिंबल कम है, टर्म्स ज़्यादा हैं। X है हमारे पास परसेंटेज बाय मास, यानी ये है W बाई W। D क्या है? D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर यूनिट भी ज़रूरी है, ये ग्राम पर ml या ग्राम पर cc में आ जाती है। और m नॉट क्या है? m नॉट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये रिलेशन है जो ज़रूरी है हमारे पास। तो हम सिर्फ रिलेशन को इस बार यूज़ कर रहे हैं, ये रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन आएगा हमारे पास किसका? मोलैरिटी और मोलैलिटी का। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हम रिलेशन बिटवीन
between molality and molarity। इन दो के बीच का नेक्स्ट पेज पर या इसी पेज पर कर देते हैं रिलेशन आएगा। तो रिलेशन है हमारे पास, क्या रिलेशन है? रिलेशन है 1/m यानी मोलालिटी इज इक्वल टू डी तो पहचान गए होगे, डेंसिटी है बाई कैपिटल M माइनस m0/1000। ऐसे नहीं बता रहे हैं आपको, अगला क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसमें देखिएगा कि इन तीन रिलेशन की ज़रूरत हमें कैसे पड़ती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या चीज़ क्या है। तो क्या चीज़ क्या है मतलब स्मॉल m है हमारे पास मोलालिटी, d है डेंसिटी वो भी किस यूनिट में? ग्राम पर ml में। कैपिटल M है मोलारिटी और m0 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास है। एक पॉइंट। दूसरा नोट यही बता देते हैं आपको कि अगर हमारे पास डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन है वेरी डाइल्यूट, तो ऐसे केसेस के लिए हम मोलैलिटी और मोलैरिटी को इक्वल भी ले सकते हैं। रिलेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं गिवन है तो लेकिन ये एप्लीकेबल कब है? रेड पेन से अंडरलाइन कर देते हैं, इसको हम येलो से हाईलाइट भी कर देते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। नहीं तो अगर डेंसिटी दी है तो क्वेश्चन पेपर सेटर एग्जामिनर चाहता है कि आप प्रॉपर रिलेशन निकालें, अदरवाइज आप मोलैलिटी और मोलैरिटी को इक्वल ले सकते हैं प्रोवाइडेड आपको डेंसिटी नहीं दी है तो। अब इन रिलेशंस को हम, क्वेश्चन है हमारे पास 2.5, कैलकुलेट द मोलैलिटी and the mole fraction of potassium iodide if the density is 1.202 ग्राम पर ml और जिसकी कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर गिवन है। देखो बेटा, आपको इसमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI and the given density of KI is this 1.202 ग्राम पर ml और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन दी है और बताया है कि सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस है, यानी सॉल्वेंट है आपके पास वाटर। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूट है, परसेंटेज मास बाय मास दी है। तो हम यहाँ पर आसानी से सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन, दैट इज़ C पार्ट। तो सबसे पहले हम C को ही कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कहा है 20 ग्राम ऑफ KI इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब ये हुआ कि आपके पास 80 ग्राम तो है वाटर और 20 ग्राम है पोटेशियम आयोडाइड। अब मोल फ्रैक्शन इसलिए निकालना आसान है क्योंकि इनसे डाटा से मोल्स निकाल लेते हैं, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो अगर हम मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड निकालें तो वो होगा गिवन वेट जो 20 है डिवाइड बाय m0। अब पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम का वेट है एटॉमिक वेट 39 और आयोडाइड का वेट है 127, जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 166। तो N ऑफ KI यानी मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विल बी 20/166। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.12। और मोल्स ऑफ वाटर निकालें तो गिवन वेट है 80
और मोलर मास है 18, वैल्यू आएगी 4.44। अब यहाँ से आप आसानी से मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड निकाल सकते हैं। वो हो गया मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड बाय एन टोटल। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 0.12 डिवाइड बाय 4.44 प्लस 0.12, टोटल मोल्स को ऐड कर देंगे, सम करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 0.0263 मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा, बट वो पूछा नहीं है। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं ये टर्म मोलैलिटी। मोलैलिटी इसलिए अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए पार्ट को, क्योंकि हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया, मोलैलिटी का रिलेशन है। और वो होता है मोलैलिटी का रिलेशन जो हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। वो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन इंटू 1000 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू एम नॉट। अब ये एम नॉट था सॉल्वेंट का और x यानी मोल फ्रैक्शन था सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये रहा। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट जिसका मोलर मास होगा 18, इसीलिए हमने मोलैलिटी को पहले कैलकुलेट किया। तो डाटा को अगर हम प्लेस करते हैं 0.0263 इंटू 1000 बाई 1 माइनस 0.0263 इंटू 18, सॉल्व करेंगे तो 1.5 मोलैलिटी आई। मोलैलिटी की यूनिट हो गई मोल्स पर केजी। सिंपल सॉल्यूशन। अब रह गया हमारे पास बी पार्ट, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालनी है तो हमने ये डेंसिटी को इस्तेमाल करना है इस बार। और रिलेशन आपको बताया था m इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 1000 डिवाइड बाई m ऑफ सॉल्वेंट और m ऑफ, एक एरर हो गई यहाँ पर हमसे, कोई बात नहीं, होती रहती है छोटी छोटी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। और यहाँ पर m है हमारे पास सॉल्यूट का। तो अब अगर हम वैल्यू प्लेस करें तो यहाँ पर x यानी आपको परसेंटेज कितनी है 20, डेंसिटी 1.202 इंटू 1000 डिवाइड बाई 166। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1.45 मोलैरिटी यानी मोल्स पर लीटर। इस तरीके से हम इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मोलैलिटी और मोलैरिटी को ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आंसर हमारा अप्रॉक्सीमेटली दोनों का बराबर आ रहा है, लेकिन आपको क्योंकि डेंसिटी दी हुई है तो हम वैल्यू दोनों की बराबर नहीं लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि डेंसिटी नहीं दी है तो बराबर लेंगे, डेंसिटी दी है तो हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेट दोनों की वैल्यू सेम आती है।